हेलो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक नया चैप्टर शुरू करा था जिसका नाम था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप आपने लास्ट लेक्चर अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपके 4 से 6 नंबर तक की वेटेज एग्जाम में कवर कर सकता है। तो अगर आपको याद हो, इस चैप्टर में हमने बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन कवर करा था कि पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल लेते हैं, और जब भी पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलते हैं तो हम इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, जिसमें कुछ का फायदा होता है, कुछ का नुकसान होता है। जिनका फायदा है उनको गेनिंग पार्टनर बोलते हैं, जिनका नुकसान है उनको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलते हैं। फिर हमने इसमें 2 टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। पहला तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि कैसे हम गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, पॉजिटिव आएगा तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आएगा तो गेनिंग, सिंपल। उसके बाद हमने इसके कुछ एग्जाम्पल करके आपको समझा भी दिया था। उसके बाद फिर हमने इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट भी कवर करा था जिसमें मैंने आपको गुडविल का ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली बताया था। गुडविल के अंदर दोनों केसेस आपको समझाए थे कि एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होती है, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होती है। एग्जिस्टिंग गुडविल में भी आपको एक जर्नल एंट्री याद रखनी है जिसको हम बोलते हैं राइट ऑफ करना, और नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल में भी एक एंट्री हमको याद रखनी है जिसका मतलब है पार्टनर्स के बीच में एडजस्टमेंट करना। तो हमने 2 कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया था और हमने इसका भी एक एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस कर लिया था, राइट। तो आज हमें 3 कॉन्सेप्ट्स को कवर करना है मेनली, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हैं और रेलिवेंट भी है। तो आज आप कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लो फटाफट से और मेरे साथ साथ पूरे अच्छे से पढ़ाई करने के लिए तैयार रहना। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले सभी बच्चों से यही निवेदन है कि भैया आप हमारे लेक्चर से अगर पढ़ाई कर रहे हो तो प्लीज़ 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 मेक श्योर अच्छे से पढ़ाई करना, लेक्चर को स्किप मत करना, कोई भी लेक्चर छूटना नहीं चाहिए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना हो जाए। क्योंकि अगर आपको याद हो, मैंने पिछले संडे एक वीडियो भी डाली थी अकाउंटेंसी की, स्पेशली कि हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स इन अकाउंटेंसी। बहुत ही अच्छी वीडियो है, उसको भी जाकर दोबारा से चेकआउट कर सकते हो अगर नहीं देखी है तो। चलो, तो आज का कार्यक्रम शुरू किया जाए सर। और आज हम सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट नंबर जो 3 है हमारा वो करवाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हेडिंग डालते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व एंड फिक्टिशियस एसेट। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपको फ्री रिजर्व और फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में ट्रीटमेंट सिखाने वाले। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको यही बता देता हूं कि फ्री रिजर्व क्या होता है और फिक्टिशियस एसेट क्या होता है। तो मान लो जैसे कोई फर्म है जिसकी एक बैलेंस शीट है, राइट। अब बैलेंस शीट के अंदर आपको पता है फ्री रिजर्व किसे बोलते हैं। जैसे कंपनी के कुछ प्रॉफिट्स होते हैं। अब बिजनेस में जो प्रॉफिट्स होते हैं, हम अपने प्रॉफिट्स में से थोड़ा सा पैसा अलग निकाल के रख लेते हैं और हमें लगता है कि भविष्य में अगर किसी भी स्थिति में हमें पैसे की आवश्यकता पड़ी तो यहाँ से हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो एक सिंपल भाषा में, जैसे पुराने ज़माने में गुल्लक बनाते थे जिसमें आप अपना पैसा गुल्लक में डालते थे, और पर्पस क्या होता था कि अगर कभी इमरजेंसी आई, कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ी तो गुल्लक में से पैसा ले लेंगे। तो इसी तरह फर्म क्या करती है, अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व में डाल के रख लेती है। अब फ्री रिजर्व इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके यूज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब इनको आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इनका यूज बिल्कुल फ्री है, आपको इससे कुछ करना है तो कर सकते हो, कुछ और करना है तो कर सकते हो, जो मन करे वो कर सकते हो। तो इसीलिए इनको, इन रिजर्व को नाम दे देते हैं फ्री रिजर्व। तो आपको ये पता है कहाँ नजर आएंगे वो, आप मेरे साथ ऐसा छोटा सा डेमो बना लो। आपको ये बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पर नजर आते हैं। तो ऐसा लिख लेते हैं फ्री रिजर्व। अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको मेंशन करवा देता हूं, जैसे जनरल रिजर्व, ये एक फ्री रिजर्व होता है। या हो सकता है नाम हो कॉन्टिंजेंसी रिजर्व, ये एक फ्री रिजर्व होता है कि भाई किसी इमरजेंसी के लिए आपने रिजर्व बना लिया। या सबसे फेमस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, ये एक फ्री रिजर्व होता है ना। या कभी कभी होता है रेवेन्यू रिजर्व, ये भी एक फ्री रिजर्व होता है। तो हम फनी वे में क्या करते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि भाई फ्री रिजर्व को हम फनी वे में एक नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल चॉकलेट। तो अब से हम कोड वर्ड क्या बोलेंगे, चॉकलेट। तो जब भी मैं चॉकलेट बोलूंगा तो समझ जाना कि सर ने क्या बोला है, फ्री रिजर्व। तो ये फ्री रिजर्व आपको बैलेंस शीट में नजर आते हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 10,000 रुपी। तो दीज आर फ्री रिजर्व। अच्छा, अब फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स का वैसे तो हिंदी में मतलब होता है काल्पनिक एसेट, इमेजिनरी एसेट्स। पर डेफिनेशन सुना देता हूं, क्लास 11th में अगर आपको याद हो, फिक्टिशियस एसेट की डेफिनेशन होती है, दीज आर द लॉसेज विच आर नॉट रिटर्न ऑफ।
तो होते तो ये कुछ नुकसान है, कुछ खर्चे हैं, लेकिन अभी तक हमने उनको बस एक्सपेंस की तरह नहीं शो कर रखा, तो ये काल्पनिक एसेट के रूप में हमारी बैलेंस शीट में नजर आ रहे होते हैं। तो ये काल्पनिक एसेट है, इमेजिनरी एसेट्स हैं, इसीलिए इनको बोला ही जाता है फिक्टिशियस एसेट। अब ये हमें कहाँ नजर आएंगे? ऑब्वियसली एसेट वर्ड है तो फिक्टिशियस एसेट आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड पर ही नजर आएगा। मान लो 12,000 रुपए। अब इसके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वो भी आपको नोट डाउन करवा देते हैं। जैसे सबसे एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है डेफर्ड एक्सपेंडिचर। कोई भी डेफर्ड एक्सपेंडिचर अगर है, मान लो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या कभी कभी होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये भी एक फिक्टिशियस एसेट है। या कभी कभी होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, वो हालांकि कंपनियों में होता है, लेकिन आप खाली यही लिख लो। ये दो एग्जाम्पल आपके लिए सफिशिएंट है पार्टनरशिप के अंदर। तो कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कोई भी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो, ये दोनों जो होते हैं ये फिक्टिशियस एसेट होते हैं। अच्छा, कई बार ट्रिकी पॉइंट लिख लेते हैं। क्वेश्चन कह देता है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, तो ये भी एक फिक्टिशियस एसेट है, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस लिखने का मतलब हो गया कि ये एक लॉस है। तो क्रेडिट मतलब प्रॉफिट, तो वो रिजर्व है, देखो इधर हाईलाइट कर रहा हूं, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट तो वो रिजर्व है, और डेबिट मतलब लॉस तो वो फिक्टिशियस एसेट है। तो फिक्टिशियस एसेट्स को हम प्यार से बोलते हैं, अपना कोड वर्ड इसको हमने दे रखा है कूड़ा। सर कूड़ा? हाँ कूड़ा, मतलब थोड़ा सा फनी एग्जांपल को समझने के लिए, जैसे घर में हमारे पास फ्रिज में चॉकलेट भी होती है जो अच्छी चीज है, और कूड़ा भी होता है जो गंदी चीज है। तो ऐसी बैलेंस शीट में अपने पास एक अच्छी चीज भी है, चॉकलेट्स भी हैं, फ्री रिजर्व्स भी हैं, और बैलेंस शीट में गंदी चीज भी है, कूड़ा भी है। फिक्टिशियस एसेट्स है, इमेजिनरी एसेट्स है। अब इनका ट्रीटमेंट क्या है वो समझते हैं, आइए। तो देखो, इनका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पार्टनर्स के क्वेश्चन के लैंग्वेज के ऊपर। यानी कि पार्टनर्स कभी कभी डिसाइड करते हैं कि इस फ्री रिजर्व को या फिक्टिशियस एसेट को हटा दो। हटाने का मतलब है बैलेंस शीट से हटा दो और इसको आपस में बांट लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे इमेजिन करो कि फ्रिज में एक चॉकलेट रखी है और आप घर में दो भाई हो, और दोनों भाइयों ने प्लान बनाया है यार आज शाम को फ्रिज में से चॉकलेट निकालेंगे और आपस में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो पहला केस जो होता है उसमें पार्टनर्स क्या डिसाइड करते हैं, वो कहते हैं कि हम इस फ्री रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, या इस फिक्टिशियस एसेट को भी बैलेंस शीट से हटा देते हैं, जिसको बोला जाता है राइट ऑफ कर देते हैं। तो मतलब ऐसा समझ लो कि केस 1 जो होता है उसमें पार्टनर्स क्या डिसाइड करते हैं कि इस फ्री रिजर्व को क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, या फिक्टिशियस एसेट को क्या कर दिया जाए, तो कह सकते हैं राइट ऑफ कर दिया जाए। तो डिस्ट्रीब्यूट करना या राइट ऑफ करने का मतलब है बैलेंस शीट से हटा दो और इसको आपस में बांट लो। तो बस आपको ये डिस्ट्रीब्यूट या राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री आनी चाहिए, जो आप मेरे साथ लिख सकते हो, बहुत ही आसान होती है। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है बैलेंस शीट से लायबिलिटी खत्म हो गई। तो देखो, जब लायबिलिटी को खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, उस लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे, तो फ्री रिजर्व अकाउंट जो भी होगा वो डेबिट हो जाएगा। और इसी तरह अगर बैलेंस शीट से एसेट को खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, उस एसेट को क्रेडिट कर देंगे। तो किसी भी एसेट को खत्म करने के लिए हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, तो ये हमारा एसेट खत्म हो गया। तो इसका मतलब है लायबिलिटी खत्म करनी है तो उसको डेबिट कर दो, तो फ्री रिजर्व को डेबिट कर दिया तो लायबिलिटी खत्म हो गई। और अगर एसेट को खत्म करना है, बैलेंस शीट से उसको हटाना है, तो उसको क्रेडिट कर दो, तो एसेट खत्म हो गया। तो देखो ये तो लॉजिकल है पॉइंट। इतनी अकाउंटिंग तो आप वैसे भी अगर सोचोगे तो यही निकलेगी लॉजिकल। अब ये पैसा किसको मिलेगा, बस इतनी सी बात रह गई कि ये पैसा किसको मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूट होगा तो भी किसके बीच में होगा, राइट ऑफ होगा तो भी किसके बीच में होगा। तो बहुत ही लॉजिकल सा आंसर है, ऑब्वियसली पार्टनर्स को। तो हम लिख देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर फिक्टिशियस एसेट है तो भी हम लिख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बस। अब इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि पार्टनर्स के बीच में जब ये पैसे का बंटवारा होगा, चाहे फिक्टिशियस एसेट हो चाहे फ्री रिजर्व हो, वो हमेशा ओल्ड रेशियो में होता है, पुराने रेशियो में। ये इस पूरे चैप्टर का, इनफैक्ट पूरी पार्टनरशिप का एक मूल मंत्र है कि जब भी पार्टनर्स के बीच में कुछ भी बंटवारा किया जाएगा वो पुराने रेशियो में होगा, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन जब फर्म का हुआ उसके बाद तो नई चीजें आगे से लागू होंगी। हम तो अभी पुरानी चीजों का बंटवारा कर रहे हैं, तो पुरानी चीजों का बंटवारा हमेशा पुराने रेशियो में होगा। तो ये तो यूनिवर्सल, आप पूरी पार्टनरशिप, पूरी बुक में ही ध्यान रखना कि पार्टनर्स के बीच में कभी भी बंटवारा होगा तो किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में होगा। तो ये तो होता है केस 1, जिसमें पार्टनर्स या तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं या राइट ऑफ कर लेते हैं। अब इसमें ये हल्का सा मेंशन कर लेना
कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम केस 1 ही एज्यूम करते हैं। क्वेश्चन इज साइलेंट तो क्या एज्यूम किया जाएगा? केस 1। लेकिन केस 2 बड़ा यूनिक होता है। केस 2 में क्या होता है, पार्टनर्स ये डिसाइड कर लेते हैं, पार्टनर्स वांट टू शो फ्री रिजर्व या फिक्टिशियस एसेट एज इट इज। अब इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते या राइट ऑफ नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि बैलेंस शीट में जो भी फ्री रिजर्व है उसको एज इट इज छोड़ दो, है ना, या जो भी फिक्टिशियस एसेट है उसको एज इट इज छोड़ दो। मतलब हमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, हम हमें फ्री रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, या हमें फिक्टिशियस एसेट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो पार्टनर्स कहते हैं कि हम चाहते हैं फ्री रिजर्व या फिक्टिशियस एसेट एज इट इज ही बैलेंस शीट में दिखता रहे। तो इस केस में पार्टनर्स को आपस में लेन देन करना पड़ता है। लेन देन का मतलब या तो मैं आपसे पैसे लूंगा या मैं आपको पैसे दूंगा। मतलब हम बैलेंस शीट से कुछ भी राइट ऑफ नहीं करते, बैलेंस शीट से कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। हम जो भी लेन देन होता है पैसों का वो आपस में लेन देन कर लेते हैं पार्टनर्स और बात खत्म कर लेते हैं। तो वो लेन देन कैसे होगी उसके लिए आपको याद होना चाहिए कि केस 2 में हमें कैसे एंट्री करनी है। अब अगर फ्री रिजर्व है तो फ्री रिजर्व के लिए आपको बस एक बहुत ही छोटी सी जर्नल एंट्री करनी है। और रट्टू तोते बच्चों के लिए तो बड़ा आसान हो गया। रट्टू तोते बच्चे सारे अलर्ट हो जाओ, आपको रटवाने का तरीका बता दिया है। फ्री रिजर्व की एंट्री कैसे याद रखनी है, वो बिल्कुल सेम होती है जो आप नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की ऑलरेडी कर चुके हो। अब जल्दी से दिमाग चलाओ, सोचो, बिना पीछे मत देखना, दिमाग पे जोर डालो। नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल की क्या एंट्री लिखवाई थी? सेम होती है। तो बस याद है कुछ को, तो गेनिंग पार्टनर से पैसा लेना है तो गेनिंग वाले पार्टनर को डेबिट कर देंगे, और सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को पैसा देना है तो सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री बन गई गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। और इसकी नरेशन होती है एक तरह से कि बीइंग अमाउंट एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स के बीच में हमने अमाउंट एडजस्ट कर लिया। तो ये बेसिकली एक एंट्री है जो ये बताना चाहती है कि गेनिंग पार्टनर से पैसा लो और सैक्रिफाइसिंग के पार्टनर को दे दो। अब फिक्टिशियस एसेट की क्या एंट्री होगी? तो देखो, रटने वाले बच्चों के लिए इसका भी बड़ा आसान तरीका बता रखा है। फिक्टिशियस एसेट के लिए बस आपको क्या करना है, चॉकलेट का उल्टा करना है, रिवर्स करना है। तो कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिक्टिशियस एसेट के लिए एंट्री क्या हो जाएगी, इसका उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। यानी कि इस बार फिक्टिशियस एसेट के लिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो भी होगा उसको डेबिट कर देंगे और गेनिंग पार्टनर जो भी होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। बस सो सिंपल। नरेशन हमारी सेम ही रहती है। बाकी आप क्वेश्चन में जब देखोगे तो आप समझ जाओगे कि कैसे करना है, लेकिन है बहुत आसान। तो सिंपल सी बात है कि फिक्टिशियस एसेट के लिए आपको क्या करना है, रिवर्स एंट्री करनी है। तो इस बार सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से पैसा लेकर गेनिंग पार्टनर को पैसा दे देंगे। नरेशन हमारी जो है वो सेम ही रहती है, बीइंग अमाउंट एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स। तो ये केस 2 होता है। तो सोचो पूरे चैप्टर में बस आपको ये ध्यान रखना है कि पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करने को बोल रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने को बोल रहे हैं। तो इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री करना, पार्टनर्स के आपस के बीच में एडजस्टमेंट हो गया। और इस पहले वाले केस को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। तो क्वेश्चन आपको वैसे खुद बता देता है कि पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं ये या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते ये। अगर बोलेगा नहीं करना चाहते तो हम ये करेंगे, और अगर बोलेगा कि डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ऊपर वाला केस कर देंगे। बस तो क्वेश्चन आपको बता देगा कि डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 होता है। वेरी वेरी इजी, फ्री रिजर्व और फिक्टिशियस एसेट का ट्रीटमेंट। चलो अब आप नए पेज पर जाएं, डाल लो हेडिंग नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और पहले ही मेंशन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए ये कॉन्सेप्ट 100% मतलब इसका एप्लीकेशन आएगा ही आएगा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये कॉन्सेप्ट हमारे अगले चैप्टर में, उसके अगले चैप्टर में, उसके अगले चैप्टर में काम आता है। इनफैक्ट सेम ही आता है। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज के क्लास की यूएसपी है। इसको हम लिखते हैं रीवैल्यूएशन
ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। चलो, तो ये प्रक्रिया क्या है आइए समझते हैं। पार्टनर्स के बीच में आपको पता है जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो एक कंपलसरी एक्टिविटी है जो हमें करनी ही करनी पड़ती है, वो ये कि हमारे जितने भी एसेट्स हैं उनको दोबारा से वैल्यू किया जाता है कि यार किसी पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू बढ़ गई या घट गई, ऐसा तो नहीं हो रहा। और जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उनको भी रीअसेस किया जाता है कि कोई लाइबिलिटी बढ़ गई या घट गई, कोई वैल्यू में बढ़ावट गिरावट तो नहीं हो रही। और कई बार तो इत्तेफाक ऐसा होता है कि कभी कभी कोई हमारे नए बुक्स में नया एसेट या कोई हमारे बुक्स में नई लाइबिलिटी भी आ रही होती है। तो पॉइंट यह है कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हमें हमेशा अपने सारे एसेट्स को रीवैल्यू, सारी लाइबिलिटीज को रीअसेस करना पड़ता है और फिर उन बातों को नए सिरे से रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो देखो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट बनाया गया। हमारी अकाउंटिंग ये कहती है कि जब भी इस तरह की प्रक्रिया होगी तो हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो आप भी मेरे साथ साथ एक रीवैल्यूएशन अकाउंट का ढांचा बना लो। सर रीवैल्यूएशन अकाउंट? हाँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसको हालांकि कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल देते हैं, लेकिन अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो यह अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। अब नॉमिनल नेचर बोलते ही आपके दिमाग को बस एक ही चीज पता होनी चाहिए जिससे कभी भी गलती ना हो। अगर आपका कोई भी नुकसान हो रहा है तो बस डेबिट साइड पे लिख लेंगे, कोई भी खर्चा कोई भी नुकसान तो डेबिट साइड पे लिख लेंगे। और अगर आपका कोई भी फायदा हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर लिख लेंगे। ये इस अकाउंट का नियम है। अगर आप ये नियम याद रखोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आपको पता है 90% बच्चे क्या रटते हैं, वो भी रटवाता हूं। वो सोचते नहीं है कि नुकसान हो रहा है कि फायदा, वो सीधा सोचते हैं या सीधा रटते हैं कि यार एसेट की वैल्यू कम हो गई। अब खुद सोचो, अगर हमारे एसेट की वैल्यू कम हो गई तो फायदा है कि नुकसान? नुकसान है ना, तो डेबिट में लिख लेंगे। फिर बच्चा रटता है कि अगर हमारी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, तो खुद सोचो, आप तो कॉमर्स के छात्र हो, अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, आपकी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, आपके सर का बर्डन बढ़ रहा है, आपका बोझ बढ़ रहा है, तो फायदा है कि नुकसान? नुकसान है। या आपके पास कोई नई लाइबिलिटी आ गई जो आपको अब रिकॉर्ड करनी है, तो खुद सोचो फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। या आपको कभी कभी कोई एक्सपेंस देना पड़ गया टू कैश, अब अगर कोई खर्चा हो गया तो खुद सोचो फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। तो सिंपल सी बात है, 4 तरह के नुकसान यहां पर हो सकते हैं जो आप यहां पर देख रहे हो, आप भी नोट कर लो। और फायदा क्या हो सकता है? खुद सोचो फायदा कब होगा? अगर मान लो हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो हम कहेंगे यार फायदा हो गया है तो। या हमारी लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो हम कहेंगे अरे वाह यार फायदा हो गया है तो। या हमारे बुक्स में कोई नया एसेट क्रिएट हो गया तो हम कहेंगे अरे वाह यार फायदा हो गया है तो। बस, तो 4 नुकसान होते हैं मोटा मोटी, 3 फायदे होते हैं मोटा मोटी, बस इसके अलावा कुछ होता नहीं है। तो नो टेंशन, खत्म। तो है ना, देखो नॉमिनल अकाउंट, जैसे बचपन में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, डेबिट में नुकसान, क्रेडिट में फायदा, तो वैसे ही रीवैल्यूएशन अकाउंट का सिंपल सा फंडा याद रखो। और आज का पहला टाइम स्टैम्प भेज दो, बस आज ज्यादा टास्क नहीं है। 18th मिनट 40th सेकंड पर सर ने बोला था टाइम स्टैम्प डाल के नीचे कमेंट करना है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक सिंपल फंडा याद रखो पूरे पार्टनरशिप में, नुकसान होगा तो डेबिट, फायदा होगा तो क्रेडिट। बस ये नीचे कमेंट कर दो, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा और अपनी भी छुट्टी, टेंशन खत्म। तो कोई भी फायदा होगा तो क्रेडिट करना है, कोई भी नुकसान होगा तो डेबिट करना है, बस। फिर टोटल कर देंगे, टोटल करके जो भी बैलेंस आएगा वो आ जाएगा। बैलेंस अब किधर भी बच सकता है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होता रहता है ऑब्वियसली। तो अब बैलेंस जहां भी बचेगा हम वहां पर शो कर देंगे। बस आप ये जरूर नोट कर लो कि अगर डेबिट में बैलेंस बचा तो वो एक तरह से है हमारा गेन, क्योंकि इसका मतलब हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा था, फायदा ज्यादा था, तो हम इस बैलेंस को बोल देते हैं गेन। और अगर बैलेंस आपका बचा क्रेडिट साइड पर तो इसका मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, यानी नुकसान ज्यादा थे, तो उसको हम बोल देते हैं लॉस। तो फायदा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, एज सिंपल एज दैट। अब इसका करना क्या है वो नीचे मेंशन करते हैं कि सर ये फायदा या नुकसान करना क्या है। तो देखो अगेन 2 बातें होती हैं, 2 केसेस होते हैं।
पार्टनर्स कहते हैं, पार्टनर्स डिसाइड टू शो रिवाइज्ड वैल्यूज। पार्टनर्स कहते हैं कि भाई हम ना रिवाइज्ड वैल्यूज शो करेंगे और अपनी जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें नई नई वैल्यूज जो हैं वो शो करेंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो भी फायदा या जो भी नुकसान है वो पार्टनर्स के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और वही जो मैंने आपको पहले बताया था किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो ऐसे ही अगर मैं आपको पहले फायदा डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री लिखवाऊं तो फायदा डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हो गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किस रेशो में बांटना है, ओल्ड रेशो में। और अगर लॉस हो गया बाय चांस तो लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या एंट्री होगी, लॉस भी पार्टनर्स के बीच ही बटेगा, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो फायदा होगा तब भी पार्टनर्स के बीच बटेगा, नुकसान होगा तब भी पार्टनर्स के बीच बटेगा। और बस ये याद रखो कि किस रेशो में बटेगा, हमेशा बंटवारा हमेशा पूरे चैप्टर में ओल्ड रेशो में होता है, ये राम बाण याद रखना है। तो ये तो हो गया पहला केस, आप नोट कर लो। अब कभी कभी फिर से वही खेल पुराने कॉन्सेप्ट की तरह, देखो कितना सिंपल है, कुछ भी अलग लर्न नहीं करना। कभी कभी पार्टनर्स डिसाइड कर लेते हैं, पार्टनर्स डिसाइड टू शो ओल्ड वैल्यूज ओनली। पार्टनर्स कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम पुरानी वैल्यूज ही शो करेंगे, मतलब नई वैल्यूज जो हैं रीवैल्यू करने के बाद जो वैल्यूज आई हैं वो हम शो नहीं करना चाहते, हम पुरानी वैल्यूज ही शो करेंगे। तो फिर हमारी अकाउंटिंग कहती है कि भैया अगर तुम पुरानी वैल्यूज ही शो करोगे तो फिर ये गेन और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट मत करना, फिर तुम आपस में ही अपना एडजस्टमेंट कर लेना। तो फिर पार्टनर्स आपस में लेन देन कर लेते हैं, जस्ट बिल्कुल 100% सेम जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले रिजर्व और फिक्टिशियस एसेट के केस में देखा था। यानी कि अगर गेन की बात करूं तो ये बिल्कुल फ्री रिजर्व की तरह ट्रीट होगा, और अगर लॉस की बात करूं तो ये बिल्कुल फिक्टिशियस एसेट की तरह ट्रीट होगा। यानी कि अगर आपको एंट्री नोट भी करनी हो तो आपको मतलब पीछे से अगर कॉपी भी कर लोगे तो सेम ही एंट्री होगी, कुछ भी अलग रटने की भी जरूरत नहीं है। तो जैसे आपने फ्री रिजर्व की क्या एंट्री करी थी, याद है, गेनिंग पार्टनर से पैसा लिया और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पैसा दिया, तो बस सेम एंट्री चेप लेते हैं और इसकी तो नरेशन भी सेम ही होगी। और अगर लॉस है रिवैल्यूएशन में तो लॉस मतलब वही फिक्टिशियस एसेट, तो उसकी भी सेम एंट्री हो जाएगी। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से पैसा ले लेंगे और गेनिंग पार्टनर को पैसा दे देंगे। तो देखो केस 2 में तो आपको मतलब कुछ भी अलग से करने की जरूरत ही नहीं है, बस जो काम आपने चॉकलेट और कूड़े के लिए करा वही सेम काम आपको यहां पर फायदा या लॉस के लिए करना है। तो क्वेश्चन आपको खुद बता देता है कि केस 2 करना है या केस 1 करना है। तो बस ये सिंपल सा याद रखो फंडा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में लिखते हैं नुकसान, क्रेडिट में लिखते हैं फायदा, उसके बाद जो भी आएगा आंसर, चाहे गेन आए चाहे लॉस आए, जो भी आएगा आंसर उसके लिए क्वेश्चन हमें खुद बताएगा कि क्या करना है। अब अगर क्वेश्चन ने बोला कि भाई रिवाइज्ड वैल्यूज शो कर दो, तो फिर हम गेन या लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में। और अगर क्वेश्चन ने बोला कि नहीं रिवाइज्ड वैल्यूज शो मत करो, पुरानी वैल्यूज ही शो करो, ये क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको दिख जाएगा, डोंट वरी, तो फिर हम अपना सेम एंट्री फ्री रिजर्व और फिक्टिशियस एसेट वाली यहां पर रिपीट कर देंगे, यानी पार्टनर्स के बीच में आपस में बस लेन देन करवा देंगे, फिर हम कुछ भी गेन या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, फिर हमारी ये एंट्रीज हो जाएंगी। तो केस 1 हो चाहे केस 2 हो, क्वेश्चन हमें बता देता है। बाकी ये आप मेंशन कर लेना, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो फिर हम केस 1 फॉलो करते हैं। तो सोचो कितना ईजी हो गया अपना ये वाला कॉन्सेप्ट, तो नोट कर लो। चलो अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट, इसको आप नंबर 5 कह सकते हो। ये आखिरी कॉन्सेप्ट है वैसे देखा जाए तो चैप्टर का मेन, अगर मैं कंसिडर करूं। इसमें हमें 2 ऐसे स्पेशल रिजर्व्स के बारे में डिस्कशन करना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको हेडिंग डालते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व
और इसी के बाद दूसरी हेडिंग भी डालेंगे जो एक और रिजर्व होगा, जो थोड़ी देर बाद सिखाऊंगा, लेकिन टॉपिक नंबर 5 के अंदर ही 2 स्पेशल रिजर्व्स हैं, उनके बारे में हम सीखेंगे। तो इसको ए नाम दे देता हूं, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अब ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, जिसको हम शॉर्ट में WCR बोल रहे हैं, ये क्या होता है? देखो, बहुत ही सिंपल चीज होती है। इसको हम प्यार से बोलेंगे मटका। सर मटका? हाँ, मटका। अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो होता है, ये एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है। इसको भी आप मान सकते हो कि ये भी एक रिजर्व की तरह है, लेकिन इसमें फर्म क्या करती है, जो पैसा रखती है, मान लो इस मटके में 10,000 रुपए रखे, तो फर्म इस बात के लिए पैसा रखती है कि हमारी फैक्ट्री में जो मजदूर काम कर रहा है, और अगर उस मजदूर का गलती से हाथ कट गया, चोट लग गई, और वो हमसे कल पैसे मांगने आ गया, तो हम इस मटके का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये मटका एक स्पेसिफिक रिजर्व है, इसीलिए इसको अलग से पढ़ाया जाता है, और ये कोई फ्री रिजर्व नहीं है। तो अब देखो, इसमें अलग अलग केसेस क्या हो सकते हैं। मान लो पहला केस, कोई क्लेम नहीं आया। दूसरा केस, मान लो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आ गया, इसको बोलते हैं शॉर्ट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, WCC लिख लेता हूं। अब मान लेते हैं मजदूर ने कहा भाई मेरे को चोट लग गई, 4,000 रुपए दे दो। केस 3 मान लेते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, मजदूर ने कहा भाई मेरे को चोट लग गई, मेरे को 12,000 रुपए दे दो, है ना? यही हो सकती है बातें। तो देखो हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग होती है। देखो, हमें हर केस में सबसे पहले जो अपना रिजर्व है उसको खत्म करना है। सिंपल भाषा में बोलूं तो अपने मटके को फोड़ना है। अब लायबिलिटी को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। तो मैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को क्या कर देता हूं, डेबिट करता हूं। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि एक मटका है, इस मटके में पानी रखा हुआ है 10,000 का। तो सबसे पहला काम है भाई, मटके में से सारा पानी बाहर निकालो और सारा मटका फोड़ दो। तो सारा मटका फोड़ दिया, मटका फोड़ के 10,000 रुपए हमारे आ गए। अब पहला केस है नो क्लेम। नो क्लेम का मतलब है कि भाई कोई भी मजदूर हमसे पैसे मांगने नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, ये मटके का पानी, 10,000 रुपए का पानी हम क्या करेंगे? तो देखो बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग है, ये सारा पैसा हम अपने पार्टनर्स को दे देंगे ओल्ड रेशियो में। तो इसीलिए 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो। लेकिन दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में एक मजदूर हमसे 4,000 रुपए का क्लेम मांगने आ गया, तो हमारे लिए एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो हमें एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन लायबिलिटी 4,000 रुपए की शो करनी पड़ेगी। इट इज अ न्यू लायबिलिटी फॉर अस। और बचे हुए 6,000 अब जो हमारे पास बच गए मटके में, वो बचे हुए 6,000 हम पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में उनको बांट कर दे देंगे। तो सेकंड केस में हम इस तरह से काम करते हैं। अब थर्ड केस सबसे इंटरेस्टिंग होता है। थर्ड केस में क्योंकि मजदूर कह रहा है कि मुझे 12,000 रुपए दे दो, मेरे को तो ज्यादा चोट लग गई। अब थर्ड केस में हमारे पास मजदूर का क्लेम है वर्कमैन कॉम्पनसेशन लायबिलिटी 12,000, तो हमें एक नई लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि मेरे पास मटके में तो सिर्फ 10,000 रुपए थे, जबकि मजदूर मुझसे 12,000 रुपए मांग रहा है। अब मुझे देने तो पड़ेंगे, मैं भाग तो सकता नहीं। तो कहीं ना कहीं यार मैं सोच रहा हूं, मैं परेशान हूं, मेरा 2,000 का तो एक्स्ट्रा नुकसान हो गया। मेरे पास तो मटके में इतने पैसे भी नहीं थे, मटके में तो खाली 10,000 रुपए थे और मजदूर 12,000 रुपए मांग रहा है। तो 2,000 का ये नुकसान कहां से भरपाई होगी? तो हमने अभी अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई भी नुकसान होगा हमारे जीवन में, तो हमने पार्टनरशिप में आज ही कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कोई भी नुकसान अगर है तो कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है। तो थर्ड केस बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, इसमें हमारा एक नुकसान हो जाता है 2,000 का, और इनफैक्ट ये नुकसान हम फिर पार्टनर्स के बीच में ही बांट भी देते हैं। तो मतलब अगर मैं अगली एंट्री भी लिखूं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये नुकसान 2,000 का हम पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। समझ रहे हो ना नुकसान क्यों हुआ? इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास मटके में सिर्फ कितने रुपए थे? 10,000। पहले केस में कोई क्लेम नहीं था, तो पूरे के पूरे 10,000 पार्टनर्स को दे दिए। दूसरे केस में 4,000 का क्लेम था, तो पार्टनर्स को सिर्फ 6,000 रुपए मिलेंगे, 4,000 मजदूर का क्लेम बन गया।
तीसरा केस सबसे इंटरेस्टिंग था, मटके में 10,000 है लेकिन मजदूर 12,000 रुपए हमसे मांग रहा है। तो यहां पर हमारा 2,000 का एक्स्ट्रा एक नुकसान हो रहा है, जो आप पीले कलर के पट्टे में देख रहे हो, वो रिवैल्यूएशन में डेबिट हो गया। अच्छा, अब कई बच्चे कहते हैं सर अगर मान लो मजदूर ने हमसे 10,000 का ही क्लेम मांगा होता तो क्या होता? तो देखो फिर से लॉजिकल एंट्री सोचो। हम सबसे पहले मटका फोड़ते, मटका फोड़ने के लिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट करते, और मजदूर जो भी हमसे क्लेम मांग रहा है वो एक नई लायबिलिटी क्रिएट करते। अब इत्तेफाक से अगर मजदूर ने हमसे 10,000 ही मांगे तो इस केस में ना हमारा कोई एक्स्ट्रा बच रहा है पैसा, ना हमारा कोई एक्स्ट्रा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारे पास मटके में भी 10,000 ही थे और मजदूर भी 10,000 ही क्लेम मांग रहा है। तो बस हमारी एंट्री यहां तक होकर रुक जाएगी। तो आपको एक चीज रटनी है, चलो रटवाई देता हूं, टाइम स्टैम्प डाल के रटवाई दो कि WCR जब भी होगा आपको उसको फोड़ना है। फोड़ना मतलब क्या है? आपको उसको डेबिट करना है। तो WCR डेबिट, WCR डेबिट, WCR डेबिट, WCR डेबिट, चाहे कोई भी केस हो, ठीक है। उसके बाद जो भी क्लेम होगा, जो भी क्लेम होगा उसको क्रेडिट करना है, क्योंकि वो नई लायबिलिटी है। तो देखो 2WCL, 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 फर्स्ट केस में कुछ था ही नहीं तो अब मैं क्या लिखूं, लेकिन जो भी क्लेम होगा उसको क्रेडिट करना है बस। अब उसके बाद जो बच गया वो पार्टनर्स को दे देंगे, अगर नुकसान हो गया तो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा, बचेगा तो पार्टनर्स को मिल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो ये हमारा पहला स्पेशल रिजर्व है जिसको बोला मटका, यानी कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। इसी तरह एक और रिजर्व है, आइए बी, उसका नाम लिखते हैं। इसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कभी कभी इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी बोल देते हैं, IFR या IFF। अब ये क्या होता है देखो, अब हम क्या करते हैं, हम एक इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं। मान लो हमने अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करा, तो वो 1,00,000 रुपए की मेरी इन्वेस्टमेंट मान लो एसेट साइड पर शो हो रही है। अब ये इन्वेस्टमेंट जो होती है ये तो हम रिकॉर्ड करते हैं किस पर, इसकी कॉस्ट पर, जितने की हमने खरीदी थी। लेकिन देखो मुझे बड़ा डर लग रहा है, मुझे लग रहा है यार कहीं ऐसा ना हो मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए। भाई देखो बाजार में तो उतार चढ़ाव चलता रहता है, और बाजार के उतार चढ़ाव की वजह से मान लो मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट आ गई तो मुझे डर है। तो मैंने एक मटका बना रखा है गिरावट से निपटने के लिए, तो इसको मटके को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो मान लेते हैं इस बार भी मेरे मटके में है 10,000 रुपए। अब नाउ सी क्या क्या हो सकता है, तो ये आप भी बना लो। मान लो केस 1, मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट की MV का मतलब है मार्केट वैल्यू, ठीक है। MV का मतलब क्या है? मार्केट वैल्यू। मान लो मेरी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1,00,000 ही है, कोई गिरावट नहीं हुई। लिख देता हूं हिंदी में, नो गिरावट। केस 2, मान लेते हैं मेरे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई 96,000। ओह अरे सर 4,000 की सर गिरावट हो गई। हाँ, क्वेश्चन में देखो दिया होता है सब कुछ, क्वेश्चन आपको खुद बताता है कि मार्केट वैल्यू क्या हो गई। चलो केस 3 बच्चा कह रहा सर, केस 3 ले लेते हैं। चलो मान लो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई 87,000। अरे सर ये क्या कह रहे हो? हाँ हो गई, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू मान लो 87,000 हो गई। इस बार तो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में देखो 13,000 रुपए की गिरावट हो गई। ओह गॉड, बहुत दुखी हूं मैं, है ना। चलो पहले यही 3 केस पे निगाह मारते हैं, आ जाओ। तो देखो क्या करना है, सेम लॉजिक है, कुछ भी अलग नहीं है, पिछले वाले से सेम लॉजिक है। सबसे पहला काम है अपना मटका फोड़ो भैया। तो मटका फोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। पहला काम क्या है? मटका फोड़ो, ठीक है। पहला काम क्या है? मटका फोड़ो, बस। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट ये तो करना ही करना है। अब जो भी गिरावट होती है ना, जो भी गिरावट हुई, पहले केस में तो चलो कोई गिरावट नहीं हुई, छोड़ देता हूं, लेकिन दूसरे केस में जो 4,000 की गिरावट हुई, यानी मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, तो मैं लिखूंगा टू इन्वेस्टमेंट, है ना। एसेट की वैल्यू कम होती है तो हम उस एसेट को क्रेडिट करेंगे, अकाउंटिंग रूल है भाई, एसेट कम हो गया तो क्रेडिट करो वो एसेट को। इसी तरह दूसरे केस में कितनी गिरावट हो गई? 13,000 की, तो मैं लिखूंगा टू इन्वेस्टमेंट।
अब पहले केस में कोई गिरावट नहीं हुई तो मैं टू इन्वेस्टमेंट लिख नहीं रहा, मतलब लिख रहा हूं लेकिन काट दूंगा चलो आपके लिए, क्योंकि पहले केस में कोई गिरावट नहीं हुई, नो गिरावट, तो जीरो। अब आपको वही कॉमन सेंस लगाना है भैया, देखो कितना इजी हो गया। अब पहले केस में मटके में 10,000 रुपए थे, गिरावट कुछ हुई नहीं, तो पूरे के पूरे बचे हुए 10,000 हम पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। लेकिन दूसरे केस में 4,000 की गिरावट हो गई, तो बस कितने रुपए बचे, सिर्फ 6,000, तो हम 6,000 रुपए पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। समझ रहे हो ना फर्क। और थर्ड केस देखो फिर से वही, इस बार तो भाई साहब 13,000 की गिरावट हो गई, और मटके में सिर्फ 10,000 रुपए थे, तो यार ये तो हमारा 3,000 का बच्चों एक्स्ट्रा नुकसान हो गया, क्योंकि मटके में थे सिर्फ 10,000, गिरावट हो गई 13,000 की, तो ये एक्स्ट्रा 3,000 का नुकसान हम कौन से खाते में डेबिट करेंगे? अगेन सेम लॉजिक जो आज ही पढ़ा, रिवैल्यूएशन में। और फिर इस नुकसान को भी अगर मैं आगे लिखूं तो पार्टनर्स के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो देखो कुछ भी हो सकता है, आपको तो बस अपने स्टेप्स सिंपल रखने हैं। पहला स्टेप है मटका फोड़ो, दूसरा स्टेप है जो गिरावट है वो लिख लो। अच्छा बच्चा देखो क्या कहता है, बच्चा कहता है सर अगर मान लो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई 90,000, तो भी कोई टेंशन नहीं है। मान लो मार्केट वैल्यू हो गई 90,000, यानी कि कितनी गिरावट हुई? 10,000 की। तो हमें अपने कॉन्सेप्ट पर स्टिक रहना है। क्या है कॉन्सेप्ट? सबसे पहले मटका फोड़ो, तो IFR अकाउंट डेबिट, और जो भी गिरावट हुई उसके लिए लिख लो टू इन्वेस्टमेंट, और 10,000 की ही गिरावट हो गई, तो अब ना तो मेरा कोई एक्स्ट्रा नुकसान हो रहा, ना मेरे पास कोई पैसे बच रहे, तो ना मैं पार्टनर्स को कुछ दूंगा और ना ही कोई रिवैल्यूएशन में एक्स्ट्रा नुकसान है, तो लिखूंगा बस मेरी एंट्री यहीं पर आकर रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी बात। तो कितना इजी है, देखो सिंपल है, बच्चे खामखा में डरते हैं। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस 5 भी कर लेते हैं। चलो बच्चा कहता है सर अब ये करके दिखाओ, अगर मार्केट वैल्यू घटने की बजाय बढ़ जाए तो क्या करोगे सर, ये भी तो बताओ, तो क्या करोगे? तो बच्चे ने तो फंसा दिया। अब इस बार तो पहले मटका फोड़ देता हूं। अब इस बार तो गिरावट हो ही नहीं रही, इस बार तो गिरावट हो ही नहीं रही, तो इस बार तो बल्कि क्या करूंगा मैं, ये सारा ही सारा 10,000 रुपए किसको दे दूंगा? पार्टनर्स को दे दूंगा अपना, सिंपल, क्योंकि गिरावट तो हो ही नहीं रही, बात ही खत्म हो गई। लेकिन बच्चा पूछता है सर जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी, जो फायदा हुआ, उस फायदे का क्या करोगे? बात तो सही है यार, इस बार तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई 4,000 से, फायदा हो रहा है। तो अब देखो हमने आज ही कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हम एसेट को फिर डेबिट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। और कोई भी फायदा आज ही आपको सिखाया कि भाई कोई भी फायदा अगर होगा तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, आज ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फायदा कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो एंट्री ना अपने आप बनती है, मैं तो कभी रटता ही नहीं एंट्री, वो अपने आप देखो क्या हो रही है कहानी, वो फायदा नुकसान जो हो रहा है अपने आप एंट्री बन जाती है। और फिर ऑब्वियसली ये फायदा जो है मैं किसके डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा? ये फायदा जो है 4,000 का, ये पार्टनर्स को ही मिल जाएगा, तो एक एंट्री और हो जाएगी। मान लो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके ओल्ड रेशियो में इस फायदे को बांट दूंगा। तो ऐसा भी हो सकता है, तो ये केस 5 भी आप नोट कर लो कि भैया पार्टनर्स को फायदा हो गया, तो बस सिंपल, कहानी खत्म। देखो तो कुल मिलाकर मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने रिजर्व के बारे में सीखना था, फिक्टिशियस एसेट के बारे में सीखना था, रीवैल्यूएशन के बारे में सीखना था, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको 2 मटकों के बारे में जो सिखाया ये बहुत इंपॉर्टेंट था। हालांकि हम तो करेंगे ही क्वेश्चन अपने सेशन के अंदर, लेकिन अब आप चाहो तो सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन बुक के खुद देख सकते हो, इन पर बेस तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, प्लीज मेक श्योर सारे नोट्स अच्छे से बना लेना। और हाँ, नीचे संकल्प बैच का लिंक दे रखा है, 99 रुपए है, वो 99 रुपए भी सिर्फ ऐप चार्जेस हैं, लेकिन उसके अंदर आपको ये सारे नोट्स मिलते हैं, हर सब्जेक्ट के, अकाउंट सीको BST के टेस्ट पेपर्स मिलते हैं, वर्कशीट्स मिलती हैं, और हमारे साथ आप कनेक्टेड रहते हो थ्रू आउट द ईयर। वो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, उसमें अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपके बैचमेट्स भी ऑलरेडी वहां पर हैं, वो उन्हीं बच्चों के लिए है स्पेशली जो ये संकल्प बैच के वीडियो से पढ़ाई कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना है, मस्त रहना है और स्वस्थ रहना है।